गाइस ADHD जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जिनमें इन पेशेंट्स के अंदर एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। प्लस इसी के साथ ही इन लोगों को एक पर्टिकुलर टास्क में फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस ये इसी के साथ ही एक ही जगह पर बैठ या बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते। बेसिकली इनमें हाइपर एक्टिविटी होती है और इसी के साथ ही ये ADHD का डिसऑर्डर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस में हो सकता है। प्लस इसके डायग्नोसिस को सबसे पहली बार अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने आइडेंटिफाई किया था, बेसिकली रिकग्नाइज किया था। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ADHD मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन बेसिस पे जो ऑब्जर्व किए जाने वाले हैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टास्क में कंसंट्रेशन लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली होता है। प्लस इसी के साथ ही ये पेशेंट्स एक ही जगह पर बहुत ही देर तक खड़े या बैठ नहीं सकते हैं बिकॉज इनमें हाइपर एक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे अगर उस चाइल्ड या फिर एडल्ट में ये सारे सिम्टम्स या फिर इनमें से कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन होता है कि उस पेशेंट को किस टाइप का ADHD मेंटल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ADHD मेंटल डिसऑर्डर के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स ने ADHD को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जो कि है इनअटेंटिव, दूसरा है हाइपर एक्टिव या फिर इम्पल्सिव और थर्ड है बोथ। अब यहाँ पे गाइस इन अटेंटिव और हाइपर एक्टिव या फिर इम्पल्सिव बिहेवियर्स में इन सिम्टम्स में 9 सिम्टम्स को क्लासीफाई किया गया है इन दोनों कैटेगरीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इनअटेंटिव वाली क्लास है उसमें यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक्स या फिर इजीली डिस्ट्रैक्टेड जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हाइपर एक्टिव या फिर जो इम्पल्सिव वाली क्लास है उसमें यहाँ पे फिजिटिंग और हाइपर एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और यहाँ पे जो कॉमन पर्सन है वो भी करता है। कोई कॉमन पर्सन भी केयरलेस मिस्टेक्स को कर सकता है या फिर वो फिजिटिंग को भी कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस ADHD के डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे इन 9 सिम्टम्स में से 6 सिम्टम्स का होना जरूरी है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि उस पेशेंट को ADHD हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में 3rd कैटेगरी पाई जाती है जो कि है बोथ। बेसिकली उनमें बोथ इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें ADHD के कॉज की तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने इस डिसऑर्डर पे रिसर्च की है, लेकिन अभी तक हम इसके एग्जैक्ट कॉज के बारे में नहीं पता लगा पाए हैं। यहाँ पे माना जाता है कि इसका न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन हो सकता है कॉज का, प्लस इसी के साथ ही यहाँ पे जेनेटिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी के साथ ही कई रिसर्चर्स में ये देखा गया है कि यहाँ पे रिडक्शन इन डोपामिन लेवल्स को ऑब्जर्व किया गया है बहुत सारे ADHD पेशेंट्स में, जिसमें ये ब्रेन में सिग्नल्स को फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व तक पहुंचाने में हेल्प करता है। प्लस इसी के साथ ही कुछ और रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि ADHD पेशेंट्स में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है या फिर जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है उसके बहुत ही लो अमाउंट पाए जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनको ADHD है, जिसमें गाइस ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और मसल कंट्रोल के लिए। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ADHD के टेस्टिंग और डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी रिसर्च और स्टडीज़ के बाद भी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जो कि ADHD को एकदम एग्जैक्ट तरीके से कन्फर्म डायग्नोस कर सके। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो 3 टाइप्स हैं, अगर उन सिम्टम्स में से 6 सिम्टम्स को एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए ऑब्जर्व किया गया है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस चिल्ड्रन या फिर एडल्ट को ADHD हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम अभी तक इसका डायग्नोसिस करते हैं। फिर गाइस अगर हम ADHD के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम ADHD के लिए 2 तरह के मेडिकेशंस को यूज करते हैं, जो कि है स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स। तो यहाँ पे गाइस अगर हम स्टिमुलेंट्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे ये जो स्टिमुलेंट्स हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें यहाँ पे ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कई तरह की ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रिटैलिन हो गई, प्लस इसी के साथ ही यहाँ पे एम्फेटामाइन बेस्ड ड्रग्स भी होती हैं जैसे कि एडरॉल हो गया। फिर गाइस अगर इसके बाद ये जो स्टिमुलेंट्स हैं अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉन स्टिमुलेंट्स को यूज करते हैं इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पे नॉन स्टिमुलेंट्स में हम नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं ब्रेन के अंदर, जिसमें हम स्ट्रैटेरा और वेलब्यूटेन टाइप की ड्रग्स को यूज करते हैं। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।